स्टूडेंट्स, आज का ये छोटा सा सेशन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एसटीडी और इनफर्टिलिटी के ऊपर बेस्ड होगा, जो नीट के साथ साथ अन्य सभी मेडिकल साइंस से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। कल अपन ने कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स को डिस्कस किया था, ठीक है? क्या पढ़ा था बताओ? कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स की स्टडी की थी। बर्थ कंट्रोल मेथड में अपन ने कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह पढ़े थे, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या ये कोई बर्थ कंट्रोल मेथड है? बर्थ कंट्रोल हो रहा है क्या मेडिकल टर्मिनेशन में? तो सबसे पहली बात तो ये है नो बर्थ कंट्रोल मेथड। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये कोई बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं है। तो फिर एमटीपी क्या है? ये कोई बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं है। एमटीपी नाम से ही क्लियर है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कर दिया जाए। कैसे? जानबूझकर, वॉल्यूंटरी ये काम किया जाए, इंटेंशनली ये काम किया जाए। तो क्या ये बर्थ कंट्रोल हुआ? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्या ये बर्थ कंट्रोल मेथड है? एमटीपी कोई बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं है। दूसरी बात, अगर एमटीपी हम कब करवाते हैं? जब अनवांटेड प्रेगनेंसी गलती से या किसी, मान लीजिए किसी रैप की वजह से, सेक्स असॉल्ट की वजह से, किसी भी कारण से अगर गलती से ये प्रेगनेंसी हो गई है, तो फिर हम क्या करते हैं? मेडिकली उसको टर्मिनेट करवाते हैं, ठीक है? यानी कि इट इज़ ए वॉल्यूंटरी एक्शन, इट इज़ ए इंटेंशनल एक्शन। इंटेंशनली हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देते हैं। तो बात समझ में आई? व्हाट इज एमटीपी? तो लिखिए, एमटीपी इज इंटेंशनल। ये बोल सकते हैं इंटेंशनल, या क्या बोलेंगे? वॉल्यूंटरी। इंटेंशनल या वॉल्यूंटरी एक्शन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है? प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए इंटेंशनल या वॉल्यूंटरी मेथड जो अपन अपनाते हैं उसे हम एमटीपी कहते हैं। बच्चों, एमटीपी जो है ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो होगा क्या? सिजेरियन, जो सर्जिकल, मतलब सर्जिकल बोल सकते हैं, और एक होगा ड्रग्स के थ्रू, ठीक है? दो तरीके से हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं? एमटीपी। बेसिकली एमटीपी क्या है बताओ? एमटीपी बेसिकली क्या है? इट इज ए अबॉर्शन। अबॉर्शन बोल सकते हैं, है क्या? अबॉर्शन। लेकिन बच्चों, अबॉर्शन दो चीज हो सकती है। देखो, एक तो अगर नेचुरली होता हो अबॉर्शन। नेचुरल अबॉर्शन कैसे हो सकता है? कि जैसे कंसीव तो हो गया बेबी, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, मतलब प्रेग्नेंट तो है, लेकिन मान लो किसी स्ट्रेस की वजह से फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो हार्मोनली इम्बैलेंस होने के कारण भी ये हो जाता है, ठीक है? या फिर कई बार क्या होता है, कई बार जैसे फीमेल कहीं गिर विर गई है, कोई चोट आ गई है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? उसकी वजह से भी मिसकैरेज देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ कैसा? नेचुरल। और एक जब इंटेंशनली आप हॉस्पिटल जाकर, डॉक्टर के पास जाकर उसको रिमूव करवाते हैं, तो वो होगा फिर सर्जिकल मेथड, और उसे ही हम एमटीपी कहते हैं। एमटीपी बेसिकली हम किसे कहते हैं? उसे ही एमटीपी कहते हैं। समझ में आया? तो अबॉर्शन जो है ना, ये नेचुरल हो सकता है, नेचुरल, और इसको अपन क्या कहते हैं बताओ? मिसकैरेज कहते हैं, मिसकैरेज, ठीक है? या फिर कब होगा? कोई डिप्रेशन वाली कंडीशन है, कुछ चोट वोट लग गई है, इन सब की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, ठीक है? और एक कंडीशन आ जाती है क्या? सर्जिकल। सर्जिकल कंडीशन, कि सर्जिकली आप डॉक्टर के पास जाकर के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाते हैं, और जो सर्जिकल कंडीशन है, इस सर्जिकल कंडीशन को ही क्या कहते हैं बच्चों? इसी को तो एमटीपी कहते हैं। इसी को तो क्या कहते हैं? एमटीपी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आ गई बात समझ में? ये समझ में आया? नेक्स्ट, अगर एमटीपी की बात करें तो एमटीपी जो है ये दो टाइप से हो सकती है, ठीक है? एक तो आप देखते हो
मैंने आपको बताया कि जो एमटीपी है इसको आप कैसे करवा सकते हैं। एक तो हम सर्जिकल काम में लेते ही हैं, सर्जिकल मेथड में क्या होगा, सर्जिकल मेथड में डॉक्टर के पास आप जाओगे, उनके पास में क्या होता है, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा जो वो वेजाइना के थ्रू यूट्रस पे डालेंगे, वहाँ से स्क्रैचिंग करेंगे, पूरे को स्क्रैच कर देंगे, फिर एक वैक्यूम की हेल्प से उसको जो पूरा डिग्रेडेड मटेरियल है, जो पूरा डिग्रेडेड वो है एंडोमेट्रियम और फीटस वाला एम्ब्रियो वाला पार्ट, उसको सक आउट कर लेंगे और उसको वहाँ से क्लीन कर देंगे। तो जो एम्ब्रियो है उसको पूरे को रिमूव कर दिया जाएगा सर्जरिकली, ठीक है। और एक आती है ड्रग, बाय द हेल्प ऑफ ड्रग। ड्रग कौन सी होती है, कल भी मैंने एक नाम बताया था, मीसोप्रिस्टोन, ठीक है, जिसको क्या बोला था, मीसोप्रिस्टोन या माइलप्रिस्टोन, ये लिखा था, ठीक है। ये वो ड्रग है जो अबॉर्शन करवाती है, यानी कि दवा है, ठीक है। ये मेडिसिन की फॉर्म में आती है, ये टैबलेट ली जाती है, इसका कुछ कोर्स होता है और फिर उस टैबलेट की वजह से फिर क्या होता है, जो भी ब्लड है, जो एम्ब्रियो है, जो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट है, वो सब वहाँ से ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो दोनों ही चीज़ें किसके लिए काम आ रही है, अबॉर्शन के लिए काम में आ रही है, ठीक है। तो ये होता है मेडिकली टर्मिनेशन, मेडिकली इसको टर्मिनेट कर देना, ठीक है। आपको अगर मैं बताऊं तो इसको बोलते हैं क्यूरेटेज, ठीक है ना, DNC। इस जो सर्जिकल मेथड को बोलते हैं क्या, DNC, ठीक है। DNC क्या होता है, ये देखो, डायलेशन, जो सर्विक्स वाला पार्ट है, क्योंकि सर्जरी कहाँ से करेंगे, उसको अबॉर्ट करने के लिए वेजाइना वाले पार्ट से, उसके अंदर उसको सर्विक्स वाले पार्ट को थोड़ा सा डायलेट करेंगे। फिर एक वर्ड आता है क्यूरेटेज, इसकी हेल्प से होता है ये। क्यूरेटेज को इनसाइड एंटर करवाएंगे और फिर वहाँ से उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, पूरे को जो एम्ब्रियो था उसको वहाँ से पूरे को हटा दिया जाएगा, वैक्यूम पंप के द्वारा वापस उसको खींच लिया जाएगा बाहर, इस तरीके से क्लीनिंग करवा देंगे, ठीक है। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था उसको पूरे को DNC मेथड बोलते हैं, इसको DNC मेथड, समझ जाओगे। DNC मेथड क्या है ये समझ में आया। सर्जिकली जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो उसे कहते हैं, और ये क्या है, मीसोप्रिस्टोन और माइलप्रिस्टोन, इसका नाम RUG, क्या लिखा था, RUG-86, ये नाम लिखा था। तो ये भी इस ड्रग का ही नाम है, ठीक है, मीसोप्रिस्टोल या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, माइलप्रिस्टोन, ठीक है। ये क्या है, ये एक दवा है जिसकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। DNC मेथड क्या है ये समझ में आया, MTP क्या है ये समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, MTP के लिए कंडीशन क्या क्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर के ये चीज़ करवा सकता है, MTP के लिए जा सकता है, कोई भी ऐसे ही नहीं जाएगा। कोई पेशेंट है, उसको क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो होने पर डॉक्टर उनको MTP के लिए फर्दर करता है कि हाँ आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये वो कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशंस है। एक तो मेडिकल कंडीशन में क्या आएगा, फीमेल की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे, फीमेल हेल्थ की, ठीक है। यानी कि फीमेल की बॉडी अगर साइकोलॉजिकली मेंटली फीमेल अगर प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, या फीमेल की बॉडी उस एम्ब्रियो को कंसीव तो कर लिया है लेकिन अब उसको ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो मदर से रिलेटेड अगर कुछ है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये मेडिकली शर्त है। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर क्या कहेगा कि यू शुड गो फॉर MTP, आप इसको हटा दो, अबॉर्ट करवा दो, ऐसा, ठीक है। अगर क्या हो, यूजेनिक्स भी एक रीज़न हुआ। यूजेनिक्स में क्या होता है, अगर बेबी को कोई डिसऑर्डर है, अब भाई टेस्ट देखा जाएगा, सोनोग्राफी वगैरह में देखा जाएगा, अगर बच्चा इल है, एबनॉर्मल है या कोई डिसऑर्डर है, तो फिर उनको बोला जाएगा कि आप MTP करवा लो, इसको क्लीन करवा दो, अबॉर्ट करवा दो, ठीक है। एक कंडीशन है ह्यूमैनिटेरियन में आ जाता है क्या,
जो रैप वगैरह होते हैं उनके विक्टिम है, कि किसी का सेक्स असॉल्ट रैप वगैरह हुआ है और प्रेगनेंसी हो गई है, ज़्यादा टाइम हो गया है, तो फिर क्या, देखो मैंने आपको इमरजेंसी वाले कॉन्ट्रासेप्टिव बताए थे कि जैसे अभी हुआ है तो 72 आवर्स के अंदर अंदर आप उनको दवाई वगैरह दे सकते हो। लेकिन अगर टाइम हो गया है, 15-20 दिन हो गए हैं या 1 महीना हो गया है, ज़्यादा टाइम हो गया है, तो फिर क्या करेंगे, फिर MTP के लिए आपको उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तब काम आ सकता है। सोशियो इकोनॉमिक्स में आ जाता है कि जैसे किसी के ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, तो फिर अब आगे वो MTP के लिए डॉक्टर उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव भाई कोई बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहता था और उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ भी किया था कोइटस के दौरान, बट फिर भी कोइटा जो जरूरी थोड़ा ना कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो काम नहीं कर पाया किसी वजह से, या प्रॉपरली वो कुछ भी अपना फंक्शन नहीं कर पाया, और इसकी वजह से क्या हुआ, स्पर्म फ्यूजन हो गया ओवम से और एम्ब्रियो बन गया। तो अब उसकी वजह से भी उन कपल को लगता है क्या कि हमने तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया है तो नहीं होगा, तो फिर ध्यान नहीं देते और ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर MTP आपको लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक लाइन ऊपर लिख लेना, लीगलाइज्ड, यहाँ लिख देती हूँ, MTP legalized in India in 1971, ठीक है, ये इस समय लीगल किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है। मेडिकल वाला कब होगा, व्हेन लाइफ ऑफ फीमेल की लाइफ कैसी होती है, इन डेंजर, किसी भी खतरे में है। अरे होता है ना कि दोनों में से हम एक ही को रख सकते हैं, या तो मम्मी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं, आप बता दो किसको बचाना है, ठीक है ना। तो उस समय पर MTP करने के लिए उसको सजेस्ट किया जाता है कि जब बच्चे की डिलीवरी होगी तो दोनों में से कोई एक ही बचेगा, या तो बच्चा बचेगा या फिर मम्मी बचेगी। तो अब 9 महीने उसको रखना, उसको केयर करना, फिर उसकी डिलीवरी करवाना, और फिर हम बोले कि ठीक है बच्चे को ही रहने दो, तो फिर उससे बढ़िया क्या है कि पहले ही उसकी MTP करवा दी जाए। बात समझ में आई ना। तो वो क्या होगा, जब फीमेल की लाइफ किसी डेंजर में, तो मेडिकल पर्पज से, मेडिकली किसी कंडीशन से MTP करवा सकते हैं। यूजेनिक्स की बात करें तो मैंने क्या बताया था, अगर बच्चे में कोई इलनेस है, कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो व्हेन एम्ब्रियो इज इल या एबनॉर्मल, तो उस कंडीशन में भी MTP आपको अलाउ की जाएगी। और होता है ह्यूमैनिटेरियन, व्हेन रैप या सेक्स असॉल्ट, आर हैपन। जब ये सब होते हैं तो उस समय क्या किया जाता है, तब भी MTP करवाई जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, जब पहले से ही 2-3 बच्चे हैं तो फिर क्या होगा, उनको MTP के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। व्हेन ए कपल already have 2 to 3 child, पहले से ही उनके पास बच्चे हैं तो फिर ठीक है। अरे भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नाम की भी कोई चीज़ है, इसको तो मैं क्या ही लिखूंगी, ये तो समझ ही जाओगे। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ही सब फेलर हो गई, ठीक है, यूज़ भी लिया फिर भी फेलर हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ये सारी की सारी MTP के लिए कंडीशंस है। नेक्स्ट देखिए, MTP अमेंडमेंट एक्ट, MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक संशोधन अधिनियम था 2017, जिसके अंदर क्या बताया गया, ये बताया गया कि अगर MTP होता है, जिस देखो लीगलाइजेशन की बात है कि अगर 12 वीक हो गए हैं प्रेगनेंसी को, मैं सीधे पॉइंट की बात कर रही हूँ, प्रेगनेंसी को, गर्भ को ठहरे अगर 12 वीक हो गए हैं, तो आपको किसी एक परफेक्शनिस्ट या एक प्रैक्टिशनर, जो नर्स हो या डॉक्टर हो, उससे आपको सलाह लेनी पड़ती है, उसके प्रिस्क्रिप्शन से ही आप MTP करवा सकते हैं। और अगर 12 से ज़्यादा वीक हो गए हैं, ठीक है, यानी कि 24 वीक तक, 12 से 24 के बीच का टाइम हो गया है, तो फिर क्या होता है, आपको 2
नर्स डॉक्टर या किसी डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उनसे आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको एमटीपी के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो अमेंडमेंट एक्ट में जो भी बात है मैं यहाँ लिख देती हूँ। स्टार्टिंग में क्या होगा, 12 वीक से पहले क्या होगा और 12 वीक के बाद क्या होगा। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर कैरिड आउट इन होल वर्ल्ड पर ईयर। हर साल देखा जाए अगर तो कितने प्रति वर्ष में 45 से 50 मिलियन एमटीपीज कैरी आउट किए जा रहे हैं। ये एक डाटा है और ये डाटा एनसीईआरटी का डाटा है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो जो डाटा मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया है। तो एमटीपी हैज टू बी डन, लिखिए एमटीपी हैज टू बी डन इन 12 वीक। अगर 12 वीक में इसको आपको एमटीपी को कंप्लीट करवाना हो तो क्या होगा, परमिशन फ्रॉम ए, ये लिख सकते हैं परमिशन या प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसमें आ जाएगा डॉक्टर और नर्स। ठीक है, अगर 12 से ज़्यादा हो जाते हैं अप टू चॉइस वीक तक ही पहली बात तो एमटीपी के लिए अलाउ करेगा, उससे ज़्यादा होगा तो फिर अलाउ भी नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो एमटीपी हैज़ टू बी डन इन 24 वीक, या हम क्या कह सकते हैं, हाँ विद इन कह सकते हैं। ठीक है ना, विद इन 24 वीक या अप टू 12 to 24 वीक। ठीक है, यू शुड हैव टू परमिशन with permission from to medical practitioner। जो कि क्या हो सकता है, वहीं सेम डॉक्टर या नर्स। दो प्रैक्टिशनर से आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई रजिस्टर्ड अगर होंगे तो उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। फ्रॉम वन मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहाँ पे लिखना एक वर्ड रजिस्टर्ड, मतलब जो रजिस्टर्ड हो, जो लीगल हो, है ना, ऐसे हर किसी से नहीं लेना है। टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, टू रजिस्टर्ड, यहाँ पर भी ऐड कर लेना ये वर्ड। अब ठीक है, चलो, तो कोई खास बात ध्यान में नहीं रखनी है। 12 वीक तक होता है तो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से राय लेनी है, उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना है, वो आपको लिख करके देगा, उसके बाद आप एमटीपी करवा सकते हो। या फिर जब 12 से 24 के बीच का है या 12 से ज़्यादा हो गया है अप टू 24 वीक, तो फिर आपको 2 से राय लेनी पड़ेगी, दोनों से लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको एमटीपी के लिए अलाउ किया जाएगा, वरना अलाउ ही नहीं किया जाएगा। एक आ जाता है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, मैंने एमनियोसिंथेसिस आपको बता भी दिया था शायद। ठीक है ना, ये देखो इस तरीके से, जैसे ये फीटस वाला पार्ट है, ये बताया था, यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन बनाई थी, पाउच जैसी योक सेक बनाया था और एलेंटोइस बनाया था, और बेटा ये मैंने क्या बनाया था, ये एमनियोन वाला पार्ट है जो इसके चारों तरफ इसको कवर्ड करके रखता है, एमनियोन वाला पार्ट। ठीक है, और इसके बाद में मैंने आपको बताया था सबसे बाहर एक लेयर होती है, और मैंने इस तरीके से ये भी बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, कोरियोन। ठीक है, याद है आपको। तो अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया ये कोरियोन वाला पार्ट है, ये कोरियोनिक विलाई है, ये यहाँ पे कौन है बताओ, एमनियोन है,
और इस एमनियोन के अंदर यहाँ पर कौन भरा हुआ रहता है, एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। इतना क्लियर है। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं क्या, योक सैक, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, एलेंटोइस। इन सब के काम क्या है ये आपको याद होने चाहिए। होता क्या है, यहाँ पे अपना फीटस ग्रो कर रहा है, यहाँ पे फीटस है जो ग्रो कर रहा है। तो होता क्या है, फीटस जो एमनियोन है वो एमनियोटिक फ्लूइड से भरी हुई है और उसके अंदर फीटस है। मैंने आपको बताया था फीटस को शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, अगर शॉक लगाए तो एब्जॉर्ब कर लेता है, डैमेज नहीं होने देता है और बचा करके प्रोटेक्शन करके रखता है, और मैंने आपको बताया था डेसिकेट होने से बचाता है। ये सारे काम एमनियोटिक फ्लूइड के थे। तो इसके अंदर फीटस पड़ा रहता है, पड़े रहने के कारण धीरे धीरे क्या होता है, कुछ सेल फीटस से निकल करके और क्या हो जाती है, यहाँ पे पहुँच जाती है, कुछ सेल यहाँ पे पहुँच जाती है। ये क्या है बच्चों, ये फीटल सेल्स है, ये फीटल सेल्स है। कुछ बच्चों को तो इतना भी नहीं पता है कि अगर उनसे ये पूछा जाए कि एमनियोसिंथेसिस में किसको लिया जाता है, तो वो कहते हैं किसको लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, एमनियोन का टेस्ट किया जाता है। नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है और उसके अंदर फीटल सेल्स होती है। एमनियोटिक फ्लूइड प्लस फीटल सेल लगभग कितना, यहाँ से सिरिंज की हेल्प से, ठीक है, 30 से 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है, सक किया जाता है, इंजेक्शन की हेल्प से इसको लिया जाता है। इसके बाद में इसको क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फीटल सेल आ गई, फीटल सेल है कि नहीं, इसके अंदर फीटल सेल प्रेजेंट है, तो फिर इसको डिटरमाइन कर लिया जाता है, चेक कर लेंगे फीटल सेल को, और फीटल सेल को इनके क्रोमोसोम वगैरह को चेक करेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। बेसिकली ये काम में लिया जाता है दो चीज़ों के लिए। कौन कौन सी चीज़ें होती है, एक तो इसको काम में लेते हैं किसके लिए, एक तो इसको काम में लेते हैं टू डिटरमाइन किसके लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर, कि जो बच्चा है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है कहीं। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे, जैसे मान लो कि डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सिंड्रोम वाली कंडीशंस आ जाएंगी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, जैसे कि मान लो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, है कि नहीं बताओ, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया। तो कुछ जितने भी ऐसे सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ, बहुत सारे टाइप के सिंड्रोम्स है, क्लाइनफेल्टर हो गया, ये सारे सिंड्रोम्स, इनके जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा लिया जाएगा। इस काम के लिए इसको काम में लिया जाता था। इसके बाद में अर्लियर ज़्यादातर इसको काम में किसके लिए लिया जाता था, टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ फीटस, सेक्स ऑफ फीटस, फीटस के सेक्स का पता लगाने के लिए किया जाता था। और फिर अगर वो फीटस, ग्रोइंग फीटस फीमेल है, तो फिर उसको किल करवा दिया जाता था, उसकी एमटीपी करवा दी जाती थी। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ, सेक्स रेशो जो है उसमें फिर मेल्स ज़्यादा हो गए और फीमेल्स कम हो गई। तो अब इंडिया में क्या हुआ, फाइनली इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली बैंड है इंडिया में, आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हो। एमनियोसिंथेसिस को एक कानून अपराध बोला गया है। ठीक है, तो पहले इसको इस काम में लिया जाता था, अर्लियर ज़्यादातर इसको काम में लिया गया, जिसकी वजह से सेक्स रेशो में चेंजेस आए। अभी सेक्स रेशो बेटर है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फीमेल फीटिसाइड के लिए इसको काम में लिया जाने लगा, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस, अगर फीमेल है तो फीमेल फीटिसाइड, कल मैंने बताया था ना फीटिसाइड, ये साइड वर्ड आते हैं ना, स्पर्मीसाइड, स्पर्म को किल करना, फीटिसाइड फीटस को किल करना। ठीक है, तो इससे फीमेल फीटिसाइड्स जो थे ये बहुत ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, तो इनको किल कर दिया जाता था। अगर बेचारी लड़कियां हैं, कितनी मानसिक संकीर्णता वाले लोग हैं कि अगर फीमेल है तो फिर उसको किल कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इनकी वजह से फिर क्या हुआ, फाइनली बैन किया गया। तो आप ये लाइन लिख लेना, बैंड इन इंडिया, ये स्ट्रिक्टली बैन है इंडिया में। ठीक है, इसको बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस के सैंपल में क्या लिया जाता है, सैंपल में क्या लिया जाता है बताओ, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है कंटेनिंग
कंटेनिंग क्या होता है इसके अंदर, फीटल सेल्स, कंटेनिंग फीटल सेल्स, तो इनको काम में लिया जाता है। इतना समझ आया। नेक्स्ट देखिए, साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बताओ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादा अगर कॉन्ट्रासेप्टिव काम में लिए जाते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव काम में लिए जाते हैं तो एक तो आ जाता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब क्या है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बच्चों ये वो कंडीशन है, इस कंडीशन में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो क्लोट्स की फॉर्म में ब्लीडिंग होने लग जाती है। दूसरी बात कि जो ब्लीडिंग है वो एक्सेस हो रही है तो जो ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, और तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। और इसके साथ साथ ब्लड लॉस के साथ साथ क्या हो जाएगा, फीमेल की ये जो ब्लीडिंग है, ये जैसे नॉर्मली 4 डे ब्लीडिंग रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो 7 डे तक या 15 डे तक ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है ना। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लड लॉस हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इफेक्ट्स की तो जैसे है क्या, नोजिया और क्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, नोजिया क्या होता है, नोजिया मतलब उल्टी की जैसे इच्छा करना, वॉमिटिंग आ रही हो जैसे, है ना, मतलब जी घबराना, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, नोजिया के लिख लो, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी जैसा फील होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर किसको कोज करता है, ये ब्रेस्ट कैंसर को, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द की समस्या भी हो सकती है, कि कौन से पेट में, स्टमक में नहीं, लोअर एब्डोमिनल वाले पार्ट में, ठीक है ना। लोअर एब्डोमिनल पार्ट में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। इसके अलावा आ जाता है इररेगुलर पीरियड्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी क्या हो जाएंगे, इररेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे है ना कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या हो गए ये समझ में आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, ठीक है। टाइमिंग बहुत जल्दी हो गई है, बहुत ही डिले हो गया है, तो कैसे भी आपका जो साइकिल है ना ये पूरा गड़बड़ा जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, स्वेलिंग वगैरह हो गई, नोजिया हो गया, या फिर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट है, तो ये आपको पूछ सकता है ऐसा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। कल मैंने आपको बताया था एक छोटा सा पार्ट था जिसमें से मतलब लास्ट 10 ईयर में 2 या 3 क्वेश्चन आए थे वहां से, ठीक है ना। तो ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स का मतलब है कि चेंजेस जो आ रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ जैसे हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, तो उसको स्टडी पॉपुलेशन डायनेमिक्स होगी। कैसे पता लगा सकते हो कितना वृद्धि हुआ है, इसका पता कैसे लगाओगे, तो 2 तरीके से मैंने बताया यहाँ पे, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल कितनी हो रही है एवरेज ग्रोथ रेट, और एक आ जाता है डबलिंग टाइम, कि ये डबल कब हो जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू N, ठीक है, ऐसा करके एक फॉर्मूला होता है, और यहाँ होता है इंटू 100। तो ऐसा करके बच्चों आप क्या कर सकते हो, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन राइज होता है कि P2 क्या है और P1 क्या है, ठीक है, यही क्वेश्चन राइज होता है। तो P2 क्या होता है, पहले जब सेंसस हुआ तो ओल्ड पॉपुलेशन कितनी थी टोटल, वो तो है P2,
फिर आप अब वापस करोगे तभी तो कंपेयर करोगे। दो चीजों में कंपेयर कब करोगे, पहले कैसा था और अब कैसा है। तो पहले आप कंपेयर करोगे तो आप काउंट करके देखोगे लोग कितने थे, P2 है ओल्ड, और न्यू सेंसस जिसमें कितने लोग आ रहे हैं वो क्या है, P1। तो पुराने वाले में से नए वाले आप निकालोगे और P1 जो आया है नया उससे आप n क्या है, नंबर ऑफ टोटल, उनको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे और इस पूरी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास निकल के आएगा एवरेज ग्रोथ रेट, एवरेजली कितनी ग्रोथ रेट हो रही है ये आपको निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप लिख लो P2 इज द ओल्ड सेंसस नंबर ऑफ पॉपुलेशन और P1 क्या हो जाएगा, न्यू सेंसस नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पुरानी में कितने थे, नए में कितने हैं, n क्या हो जाएगा, यानी कि गैप या टोटल ईयर बिटवीन, टोटल ईयर बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सेंसस। बच्चों मतलब कितने सालों से आपने बीच में इसको काउंट किया था और कितने सालों से आप इसको क्या कर रहे हो, बिटवीन टू सेंसस। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। और एक है आपके पास में डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम कैसे निकालते हैं, डबलिंग टाइम को हम निकालते हैं, एक संख्या है 0.69, ये कांस्टेंट है, फिक्स है, इसमें आप एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट का भाग दे देते हैं अगर, तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है बताओ, डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम मतलब मान लो ये 100 आया है, एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो 100 आया है, तो डबलिंग टाइम क्या होगा, 100 से इसको डिवाइड करोगे, 100 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या 69 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताओगे कि 69 ईयर्स में ये जो जनसंख्या है ये इतनी जो आई है वो डबल हो जाएगी। बात समझ में आई। ऐसे आप इसका डबलिंग टाइम बताते हो कि ये कब डबल हो जाएगी, कितने सालों बाद ये डबल हो जाएगी। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे, P2 माइनस P1। P2 पहले वाली जनसंख्या कितनी थी, नई कितनी है, P1 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे n को, n क्या है, n है कितने सालों बाद, जैसे 11 साल बाद हुई है जनगणना तो 11, 20 साल बाद हुई है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसा। तो यहाँ पर एक डाटा मैंने लिखा है कि सेंसस होता क्या है, सेंसस क्या होता है, जनगणना होती है, जनगणना। तो इसकी डेफिनेशन है सिस्टमेटिकली कैलकुलेटिंग एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंबर्स ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन। किसी एक गिवन पॉपुलेशन की सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे, और उसकी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना उसको हम क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं। और एक यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2011, ये एनसीईआरटी की बात है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है इट इज लेस देन 2%, 2% से भी क्या है, कम है, ठीक है। तो आप जनसंख्या वृद्धि दर 2% से कम है, ग्रोथ रेट दे रखी है, ग्रोथ रेट कितनी दे रखी है, GR दे रखी है कितनी, 2%। और मैंने आपको बताया था आप डबलिंग टाइम निकाल सकते हो, 0.69 डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2 से डिवाइड करोगे तो परसेंट है ना, तो यहाँ पे 100 भी तो ऐसे कर सकते हो, तो 100 तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है कि नहीं बताओ, 2 यहाँ रह जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ऐसे मान लो कि लगभग कितना आएगा, ठीक है, लगभग इतना आएगा। इसका मतलब क्या है कि 34 ईयर्स में यह जनसंख्या डबल हो जाएगी, ये डबलिंग टाइम है। बात समझ में आई। 34 ईयर्स में ये जो संख्या है कितनी, जो 2% से कम है, आने वाले 34 सालों में ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ऐसे ही एक प्रिडिक्शन है। तो डबलिंग टाइम निकाल सकते हो, एवरेज ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। आई बात समझ में। नेक्स्ट आ जाती है जनसंख्या वृद्धि। बच्चों जनसंख्या वृद्धि किस कारण से होती है, 2 तरीके से, देखो किस कारण से होती है। एक तो है बर्थ रेट, बर्थ रेट जिसको क्या कहते हैं, नेटेलिटी।
बर्थ रेट जिसको क्या कहते हैं, नेटेलिटी कहते हैं। जन्म दर जिसको कहते हैं, अरे जन्म दर अगर ज़्यादा है, किसी पॉपुलेशन में जन्म दर ज़्यादा है, पैदा होने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो नेटेलिटी कहते हैं अपन इसको, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग बाय फीमेल पर 1000 पीपल पर ईयर। ऐसा बात समझ में आई? 1000 लोगों में से, प्रत्येक 1000 लोगों में से प्रति वर्ष एक फीमेल से कितने नए बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो वहाँ की क्या है, नेटेलिटी। अरे आप कोई पैमाना भी तो मानोगे कि कितने लोगों में, तो जैसे 1000 को एक वो मान लिया कि 1000 लोगों में नए कितने आ रहे हैं, आप कहोगे 1000 में नए प्रति वर्ष कितने आ रहे हैं, कि 1000 में प्रति वर्ष नए 2500 बच्चे आ रहे हैं। तो एक साल में 2500 आ रहे हैं, 2 साल में, 3 साल में, तो आप आइडिया लगा सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है। एक आता है मृत्यु दर, मृत्यु दर ज्यादा है या कम है, जनसंख्या वृद्धि को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अगर डेथ रेट जिसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं मॉर्टेलिटी। इसको क्या कहते हैं बताओ, मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी क्या होती है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में मरने वाले पीपल्स की संख्या कितनी है पर ईयर, पर 1000 में से, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डेथ रेट। डेथ रेट में क्या होगा, अगर देखो डेथ रेट ज्यादा है यानी कि मरने वाले ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, ग्रोथ कम होगी। अगर मरने वाले कम है तो फिर बहुत कम मर रहे हैं और पैदा ज्यादा हो रहे हैं, तो ग्रोथ ज्यादा होगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मॉर्टेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर, कितनी डेथ होती है वो उसकी क्या होगी, मॉर्टेलिटी होगी। एक आ जाता है इम माइग्रेशन और एक आ जाता है ई माइग्रेशन, 2 वर्ड आ जाते हैं, इम माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। इम माइग्रेशन का मतलब होता है, इम मतलब आई फॉर, हम कह सकते हैं कि इन मतलब अंदर आना, ठीक है। अगर माइग्रेशन किसी पॉपुलेशन में, मान लो ये कोई पॉपुलेशन है, यहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, बाहर से कोई नया बंदा आया, तो इस पॉपुलेशन के लिए से क्या कहेंगे, माइग्रेशन तो हुआ है लेकिन इसके अंदर आया है, इम माइग्रेशन। अब यहाँ ये रह रहा था, पहले यहाँ रह रहा था, तो यहाँ से ये गया है, तो इस पॉपुलेशन में तो क्या हुआ है, इसकी ग्रोथ तो कम हुई है और इसकी ग्रोथ बढ़ी है। तो जहाँ इम माइग्रेशन होगा वहां से तो ग्रोथ होगी कि बाहर से 100 लोग आ गए, यहाँ रहने लग गए, तो इम माइग्रेशन हुआ, यहाँ रहने लग गए। लेकिन अगर यहाँ से 20 लोग चले गए तो इस पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट तो कम हो गई, 20 लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। इस प्रकार के माइग्रेशन को, जहाँ से गए हैं तो इसे क्या बोलेंगे, ई माइग्रेशन। गए हैं, एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, ऐसे याद रख लो कि अगर इस पॉपुलेशन से 100 लोग निकल करके इस पॉपुलेशन में आ गए, तो इसमें से तो जा रहे हैं, इसकी ग्रोथ रेट कम हुई, इसमें से जा रहे हैं तो इसकी ग्रोथ रेट कम हो रही है, यानी कि ये, इसको हम क्या बोलेंगे, ई माइग्रेशन। और इसके अंदर आ रहे हैं नए, इसकी संख्या को बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसको बोलेंगे इम माइग्रेशन। तो ये भी क्या करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। इसलिए इन 4 चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करें कि कौन कौन सी वो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इम माइग्रेशन क्या होगा, एंट्री ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स का आना क्या कहलाता है, इम माइग्रेशन। और किसी पॉपुलेशन से exit of some individual of existing population। किसी पॉपुलेशन से
अगर एग्जिट हो जाए कुछ इंडिविजुअल तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? ई माइग्रेशन। लीविंग ए पॉपुलेशन, व्हेन सम पीपल्स आर लीविंग ए पॉपुलेशन या गोइंग आउट फ्रॉम ए पॉपुलेशन, तो उसे क्या बोलेंगे? ई माइग्रेशन बोलेंगे। कारण क्या है बढ़ती हुई पॉपुलेशन के? कारण क्या हो सकते हैं? दिख रहा है? देखो, एक तो एजुकेशन बहुत अच्छी है, गुड एजुकेशन, ठीक है। एक जो सैनिटेशन है, हाइजीन है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन कितना ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। कुछ उनमें से कुछ चुनिंदा कारण हम लिखेंगे, जैसे कि लिखिए बेटर एजुकेशन, पहले लिखिए बेटर हाइजीन, ठीक है ना, ज़्यादा हाइजीन है, ठीक है ना। सैनिटेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो ये लिख लो बेटर सैनिटेशन फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी। एक लिख लेंगे वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन, वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ये भी इसी में आ जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? बेटर न्यूट्रिशन। बच्चों, एक तो थोड़ा सा हाईटेक हो गया है, थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया है। देखो, पहले क्या होता था, प्रेगनेंसी के दौरान या पास्चुरेशन के दौरान फीमेल की डेथ हो जाती थी, मैटरनल जो रेट थी डेथ होने की वो बहुत ज़्यादा थी, या बच्चों की डेथ हो जाती थी होने वाला, क्योंकि इतनी टेक्निक्स नहीं थी। अब ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि बेटर फैसिलिटीज़ है, ठीक है, अच्छे अच्छे शहरों में अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो माता को और बच्चे को दोनों को ही, इवन गवर्नमेंट में जाओ ना आप, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और तो और सरकार अपनी जो योजनाएं देती है उनका फ़ायदा और मिलता है अगर लड़की हो जाती है तो, ठीक है। तो ये भी तो एक फ़ायदा है कि इन सब के कारण भी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो? बेटर न्यूट्रिशन आपने लिखा। नेक्स्ट है डिक्रीज इन मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है वो क्या हो गई है? थोड़ी कम हो गई है। और एक क्या लिख लो? एक लिख लो इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, डिक्रीज इन मैटरनल। मैटरनल मॉर्टेलिटी का मतलब फीमेल की डेथ कम हुई है। हाँ, ड्यूरिंग मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, समझ जाओगे। तो ये सारी की सारी बातें किसके लिए है? कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। अरे बच्चों, ये कल मैंने आपको बोला था कि इसके RCH के और टास्क क्या है, इसके फंक्शन क्या है, जो आगे देखेंगे, ये मैंने बोला था आपको, ठीक है ना। तो ये RCH के कुछ काम है जो मैं यहाँ लिख के लाई हूँ आपके लिए। देखो, एजुकेटिंग फर्टाइल कपल अबाउट बर्थ कंट्रोल। RCH क्या काम करेगा? एजुकेट करेगा लोगों को। इस प्रोग्राम के तहत लोगों को एजुकेट किया जाएगा कि देखो आप जो है क्या करो, बर्थ कंट्रोल करो थोड़ा सा, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया। अनकरेजिंग रिसर्च ऑन रिप्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स लाइक सहेली बाय CDRI। तो जो आपको मैंने बताया था कि CDRI जो जहाँ पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जहाँ पर सहेली बनी है, तो ऐसे टाइप की ड्रग्स के ऊपर जो रिप्रोडक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इनके ऊपर रिसर्च वगैरह को और ज़्यादा इनकरेज किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो और ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिले, साथ ही ये कैसा था? अच्छा था, इफेक्टिव था, नॉन स्टेरॉइड था। तो RCH ऐसे चीज़ों को क्या करती है? प्रमोट करती है, ठीक है। इसके अलावा RCH देखो, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट। रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इनके बारे में RCH क्या करेगा? इन जो लोग हैं उनके बीच में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएगा कि स्वच्छ रहें, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करें, इन चीज़ों से बचकर रहें, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये सब क्या है? अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो टास्क क्या है? सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल में सेक्स एजुकेशन मस्ट की जाए, बच्चों को ये एजुकेशन दी जाए कि
क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बच्चे भी इस चीज़ को समझे, ठीक है, क्योंकि कुछ में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती अभी तक। पहले अगर देखोगे तो सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई चैप्टर भी है तो उसको छोड़ दिया जाता था कि बच्चों ये आप खुद पढ़ लेना। इतना ज़्यादा वो इन्वायरमेंट था कि टीचर उसको छोड़ देता था उस चैप्टर को कि ये आप घर जाके पढ़ लेना, जबकि ये मैंडेटरी होना चाहिए। बच्चों को अच्छे से एक एक बात खुलकर इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। और देखो बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के ऊपर बैन है, ये इस पे भी काम करती है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और सारे के सारे बच्चों को इम्यूनाइजेशन, आपको पता है टीकाकरण, तो इसके लिए अलग अलग अभियान भी चलाती है गवर्नमेंट। और जगह जगह पर आंगनबाड़ी वगैरह ऐसे छोटे छोटे केंद्र होते हैं जहाँ पर फिर इम्यूनाइजेशन के लिए बिठाया जाता है टीम को, या घर घर जाकर बच्चों को टीकाकरण कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये RCH के तहत आता है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव एडोलेसेंस, किशोरावस्था में जो रिप्रोडक्टिव एडोलेसेंस आ रहा है उसके बारे में समझाना, उसके बारे में उनको अवेयर करना, नॉलेज देना, और रिलेटेड चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आएंगे जब एडोलेसेंस होगा। जैसे कुछ बच्चों में, कुछ लड़कों में, कुछ लड़कियों में अगर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते भी हैं, जब प्यूबर्टी आती है और उनकी बॉडी में जब चेंजेस होते हैं कि धीरे धीरे मेमोरी ग्लैंड्स बनना शुरू हो गई है, धीरे धीरे कुछ और भी चेंजेस आ रहे हैं, या बॉयज़ में अगर दाढ़ी मूंछ आ रही है, तो फिर वो बच्चे जो हैं, क्योंकि वो छोटे, सेक्स एजुकेशन उनको मिला नहीं है, उनको पता ही नहीं है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, क्या ये नॉर्मल है कि नहीं है, तो फिर उनको यूँ लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है ना। उनको यूँ लगता है कि पता नहीं, फिर वो एक अलग ही स्ट्रेस वाली, डिप्रेशन वाली फेज में चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि वो उसके साथ नहीं, वो सबके साथ हो रहा है और ये नॉर्मल है। तो ये बातें बच्चों को बतानी चाहिए, इसके लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी लड़कियां हैं अगर उनके साथ सेक्स असॉल्ट हो रहा है स्कूल में या वो बाहर कहीं जा रही है, तो उनको पता होना चाहिए कि बैड टच क्या है, और किसी ने आपको इस तरीके से टच तो नहीं किया कि ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। तभी वो बच्चे अवेयर रहेंगे, तभी वो उस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आप देखते हो कि कोई छोटा सा बच्चा है, फीमेल जो अभी छोटी है, एडोलेसेंस प्यूबर्टी पर आई है और उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गए, तो वो बच्ची अगर उसको पता ही नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं, हमने उसको बताया ही नहीं है, तो जब उसके साथ ये घटना होगी तो वो बच्ची डिप्रेशन में चली जाएगी, टेंशन में चली जाएगी, उसको लगेगा कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, उसके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। बात समझ में आई? तो बच्चों को ये सारी बातें पहले से एजुकेट करके रखें कि भाई हाँ ऐसे ऐसे होगा, प्यूबर्टी पर ऐसा होता है और नॉर्मल है, ये सबके साथ हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। ये भी नहीं पता होता कि ये सबके साथ होता है क्या। तो इसलिए RCH के टास्क में ही यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिव एडोलेसेंस जब आएगा तो इससे रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आते हैं और सेफ्टी कैसे रखनी है, और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस यानी कि STD जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इन सब के बारे में बताना और अवेयर करना। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये टास्क का काम हुआ। इसके अलावा RCH और क्या काम करता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन की केयर करना, ताकि जो वो मैटरनिटी और जो वो कंडीशन आती है बच्चे में या बच्चे की मम्मी में, जो हेल्थ डेंजर संबंधित इश्यूज आते हैं, ठीक है, उनके लिए, और जो पोस्ट नेटल केयर है मदर और चाइल्ड की, उन सब में भी अवेयरनेस करना। ठीक है, कि क्या क्या आपको यूज़ करना है, कि कितने समय तक, और कौन कौन से टीकाकरण आपको करवाने, ये सब, ये सारे काम जो हैं ये RCH के तहत आते हैं। ठीक है, कल वहाँ पर एक लाइन लिख के मैंने छोड़ दिया था बीच में, कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये वो कंटेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, टास्क ऑफ RCH क्या है। ठीक है, वापस देख लो, फर्टाइल कपल्स को बर्थ कंट्रोल के लिए, या जो ग्रोइंग उम्र में हैं, जो इस एज में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, उनको ये समझाना, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बताना, कितने टाइप की बर्थ कंट्रोल पिल्स और कितने टाइप के IUDs पाए जाते हैं, कैसे इनका प्रयोग होता है, ये सब उनको समझाना। ठीक है, जिसकी वजह से बर्थ कंट्रोल रहेगा तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में रिसर्च के लिए ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करना, जैसे सहेली जो बनाई है CDRI ने, ठीक है, इनके ऊपर एनकरेज करना रिसर्च को। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है उन सब के लिए हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, इनको अवेयर करता है, लोगों को, लोगों में जागरूकता फैलाता है। सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना, एमनियोसेंटेसिस
के ऊपर बैन रखना और जो चाइल्ड जितने भी हैं मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलवाना, ठीक है, टीकाकरण प्रोग्राम। इसके बाद में ये एडोलोसेंस के लिए भी इंफॉर्मेशन देता है। इससे रिलेटेड जितने भी चेंज आते हैं, हाइजेनिक जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उन सब के बारे में इनको समझाना। इसके अलावा क्रिएटिंग अवेयरनेस पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, जो पोस्ट नेटल प्रेग्नेंट फीमेल, जो पोस्ट नेटल फीमेल है, मदर और चाइल्ड दोनों की केयर के लिए भी काफ़ी कुछ ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये सारे काम RCH के हैं। तो ये आपको क्या करने, नोट करने नोट्स में, ठीक है ना, ये नोट्स में नोट करने। मैंने आपको बताया था कि लास्ट 10 साल में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे कुछ स्टेटमेंट आ गया, क्या RCH का ये काम है, तो ये सारे काम आ गए, कुछ ऐसा काम आ गया अलग ही, तो आप पहचान जाओगे कि हाँ ये काम RCH का नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत इजी क्वेश्चन हो और आपको आता भी हो, तो अपन इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिखा है 1900 का, 2000 का और 2011 का। वर्ल्ड पॉपुलेशन देखो 2 बिलियन 1900 में रही और इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी, ठीक है, 350 मिलियन। फिर 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हुई, 6 बिलियन और इंडिया की कितनी हो गई, 1 बिलियन, ठीक है। 2011 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.2 बिलियन थी और इंडिया की 1.2 बिलियन थी, ठीक है। ये डाटा याद रखना है आपको, ठीक है, डाटा याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बेसिकली है क्या, जनसंख्या विस्फोट, है ना। तो जनसंख्या का बढ़ना बहुत तीव्रता से, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कुछ डाटा है सीधे लाइन बेस्ड जो मैंने डायरेक्ट लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि लाइन से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक लाइन यहाँ है, रेफर्स टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसको रेफर करता है, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन को बढ़ना इसका, जो कि एक्सटेंट डजंट हैव रिसोर्सेज टू सस्टेन इट, कि इसको सस्टेन करने के लिए इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, फिर भी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। ये देखो, जिसके पास इसे बनाए रखने के लिए संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आगे देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लाइव्स द कॉमन पीपल बिकम चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट, जिसके कारण जो सामान्य लोग हैं उनका जीवन जो है वो कैसा हो जाता है, बताओ, हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। जैसे तुम्हारा जीना मुश्किल हो रखा है, कर दे मुश्किल जीना, ठीक है। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए कुछ सीरियस कदम उठाएंगे। गवर्नमेंट क्या करती है फिर, जैसे RCH वाला हुआ, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे पहले किया गया था, ठीक है ना, जो फैमिली प्लानिंग वगैरह, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे ऐसे रूल्स बनाती है, हम दो हमारे दो, है ना, ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है। तो वो सारी बातें हैं बच्चों। ये देखो क्या क्या है, क्या किया गवर्नमेंट ने, मोटिवेट स्मॉल फैमिलीज, छोटी छोटी परिवारों को हम मोटिवेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करें, लोगों का यूज करें। नारा क्या है, हम दो हमारे दो, ये बात उनको समझाएं कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, ये बात उनको समझाएं। आई बात समझ में, बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ओके। तो अब आगे देखो, पोस्टर्स एंड एडवर्टाइजमेंट करके हम उनको अवेयर करें कि भाई दो ही बच्चे अच्छे हैं, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, समझ गए। आगे देखो रेजिंग मैरिजेबल एज को बढ़ाना। फीमेल के लिए ये 18 ईयर है और मेल के लिए ये 21 ईयर है भी बात सही भी है। अरे छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दोगे, 10-12 साल के बच्चों की, तो प्यूबर्टी तो आई जाती है वैसे भी, और फिर समझदारी है नहीं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, मैच्योर है नहीं, तो उन्हें क्या पता है
वो तो कर लेंगे रिप्रोडक्शन और कर देंगे बच्चे पैदा। तो भाई एज वेज बढ़ाओ, ऐसे समझदार बनाओ, ठीक है ना। तो ऐसा है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है तुम लोगों के लिए, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज। क्या करना है, इनको प्रोत्साहन करना है, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराए जाए, ठीक है, उनको बताया जाए, निशुल्क इंसेंटिव्स देने चालू किए जाए। नेक्स्ट आ जाती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं। क्या होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बच्चों? सिम्टम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्या, अर्ली सिम्टम। एक तो क्या होते हैं बताओ, अर्ली सिम्टम, और एक होते हैं लेट सिम्टम। जो अर्ली सिम्टम है ना, ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बताओ? एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है? एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि शुरुआत में, अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होता। होगा अगर तो कोई छोटा मोटा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा, कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि ऑर्डर वाले, बदबूदार वाले होंगे, ठीक है। कुछ अर्ली सिम्टम्स में इतना ही देखने को मिलेगा, लेकिन जब लेट सिम्टम्स देखते हो तो कैंसर तक ये कोज कर सकता है, ठीक है। या स्टील बर्थ होना, स्टील बर्थ जानते हो, मरे हुए बच्चे का पैदा होना, है ना, ऐसे ऐसे कि इनफर्टिलिटी आ जाना, ठीक है, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी आ जाना, ये सारे के सारे क्या है, एसटीडीज के सिम्टम है। और सबसे लास्ट का सिम्टम क्या है बताओ? सबसे लास्ट सिम्टम क्या है? मर जाना, डेथ भी हो जाएगी, है कि नहीं? अरे एड्स छोड़ता है क्या? नॉट क्योरेबल, कोई उपाय नहीं है। हेपेटाइटिस कोई उपाय नहीं है। जेनाइटल वॉर्ट्स तो अगर एक बार हो गया तो नॉट क्योरेबल। जनरल आपको छोटी मोटी एंटीबॉडीज वगैरह दे दी जाएगी, तो वो थोड़ी ना, कोई उसके लिए थोड़ी ना है, वो तो आपके इम्यून सिस्टम को ठीक ठाक रखे इसके लिए, लेकिन इवेंचुअली फाइनली इट विल लीड टू डेथ। ओके, तो लेटर सिम्टम तो फाइनली डेथ, है कि नहीं? पहले तो एज ग्रुप में आपको बता दूं, एसटीडीज आर जनरली फाउंड इन 15 to 24 ईयर्स। जो 15 से लगभग 24 साल के लोग हैं ना, उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब ये एक तरीके से ईयर्स, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये क्या है, ये कॉमन एज है, जिस एज में इसको होने के चांसेस रहते हैं। इट इज़ ए कॉमन एज, ठीक है ना, इन सालों में ये हो सकता है। अब एसिम्प्टोमेटिक में आप लिख दो समटाइम्स नो सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज। स्टार्टिंग में कोई सिम्टम नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई सिम्टम देखने को मिलेगा तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? सिम्टम लाइक ईचिंग, सिम्टम्स लाइक ईचिंग हो सकती है। और मैंने बताया था क्या, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम विजाइना, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम विजाइना। और बताओ क्या हो सकता है? ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और क्या हो सकता है? स्वेलिंग हो सकती है विथ ऑर्डर तो बैड ही होती है क्या, विथ ऑफेंसिव ऑर्डर, ऐसा लिख लो, विथ ऑफेंसिव ऑर्डर, ठीक है। अब ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है कि नहीं बताओ? एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है। ये सब के सब क्या है? अर्ली सिम्टम है। एसिम्प्टोमेटिक बाद में आएगा क्या? लेट सिम्टम्स। लेट सिम्टम में क्या क्या आ जाता है? इसको बोलते हैं
पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो ये सिम्टम हो सकता है, PID हो सकता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। इनफर्टिलिटी आ सकती है, इनफर्टिलिटी, आइला इनफर्टिलिटी आ गई। और क्या बैड सिम्टम होगा इसका, है कि नहीं बताओ। अबॉर्शन कैसे कि कंसीव ही नहीं हो पा रहा, कंसीव हो गया तो अबॉर्ट हो रहा है बार बार, ठीक है ना, तो ये भी एक सिम्टम हो गया। और क्या बताओ, स्टेरिलिटी आ जाएगी या इनफर्टिलिटी हो जाएगी, और आ जाएगा क्या, कैंसर या कैंसर फाइनली। और मैंने आपको बताया था स्टिल डेथ, स्टिल एम्ब्रियो, यानी कि जो बेबी होगा, जो एम्ब्रियो होगा, सॉरी, वो एम्ब्रियो कैसा होगा, डेड एम्ब्रियो होगा, है ना। तो आप ऐसा लिखो, डेड एम्ब्रियो, स्टिल बर्थ, इसको लिख दो डेड एम्ब्रियो। बर्थ ऑफ डेड एम्ब्रियो, उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। और कैंसर हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, डेथ। इन केस ऑफ नॉट क्योरेबल, जब कैसा हो, क्योरेबल ना हो, जब डिजीज कैसी हो गई है, नॉट क्योरेबल, तब क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो बच्चों वापस देखो, अर्ली सिम्टम एसिम्प्टोमेटिक होंगे, मतलब जैसे एड्स है, तो एड्स की स्टार्टिंग फेज में तो पता ही नहीं लगेगा, अर्ली फेज में तो कोई सिम्टम इतना होता ही नहीं है, फिर धीरे धीरे जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन में। यानी कि होता क्या है बेसिकली, जो HIV वायरस है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ब्रेक करता है सीधा। तो इम्यूनिटी डाउन होगी तो फीवर भी आएगा, वीकनेस भी फील होगी, आपको क्या लगेगा, भाई ये तो वैसे भी हो सकता है ना। तो शुरुआत एसिम्प्टोमेटिक होगी, फिर नॉर्मल सिम्टम, फिर सीवियर होता 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 फाइनली बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो लेटर अर्ली में एसिम्प्टोमेटिक होगा, ईचिंग वगैरह हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज, विजाइना जो स्मेल वाले होंगे, एब्डोमिनल पेन हो, तो इतना भी अगर है ना तो यू शुड हैव टू विजिट टू डॉक्टर, ठीक है ना, इतना भी है तो अर्ली सिम्टम्स है तो ये दिखा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, तो मे बी कि कुछ क्योर हो सके। लेकिन लेट सिम्टम्स में फिर यहाँ पर कुछ भी क्योरेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये ऐसे, या फिर सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, ऐसे कैंसर देखने को मिलेंगे। स्टिल बर्थ होगा, स्टिल बर्थ डेड एम्ब्रियो का जन्म होगा, या तो अबॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर जो एम्ब्रियो बनेगा वो डेड होगा, ठीक है, या फिर फाइनली डेथ अगर नॉट क्योरेबल वाला केस है तो ये सारे क्या है, इनके सामान्य लक्षण हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ डिजीज है जिनके नाम हैं, जैसे कि गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया कौन फैलाता है, इसका कॉजेटिव एजेंट है नाइजीरिया गोनोरिया, ठीक है, नाइजीरिया गोनोरिया। ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। फैलता कैसे है, सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण फैलता है, ऑब्वियसली सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा ये कॉमन टॉयलेट्स के यूज से भी फैलता है, कॉमन टॉयलेट्स के यूज से, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, यूज ऑफ कॉमन टॉयलेट या कॉमन अंडरगारमेंट्स। अरे अंडरगारमेंट्स खुद के ही पहना करो, देख लो, कॉमन अंडरगारमेंट से भी होता है, ठीक है, नाइजीरिया गोनोरिया, ठीक है। अब बात आती है इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं। इन्फ्लामेशन होगा, वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, पेन होगा कहाँ, एक्सटर्नल जेनिटेलियास यानी कि वल्वा में, तो म्यूकस सीक्रेट होगा, इन्फ्लामेशन होगा वेजाइना में, और इसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसमें दर्द का आभास होगा, उसको बोलते हैं कौन सी डिजीज, गोनोरिया डिजीज, ठीक है। आगे देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, ये जनरली एंटीबॉडीज है,
तो ये एंटीबॉडीज तो नॉर्मली दी जाती है, ठीक है। तो लेकिन गोनोरिया जो है ये डिजीज कैसा है, ये डिजीज जो है ये क्योरेबल है, इसका इलाज हो सकता है, ये क्योरेबल है। बच्चों मैं बार बार क्योरेबल नॉट क्योरेबल क्यों बोल रही हूँ, इस पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, बताओ कौन सा नॉट क्योरेबल है या कौन सा क्योरेबल है। गोनोरिया अच्छे से क्योरेबल है, इसलिए मैंने लिखा इट इज क्योरेबल, ठीक है। आगे देखो, आगे आ जाता है कौन सा, सिफिलिस, फ्रेंच पॉक्स जिसको बोलते हैं सिफिलिस। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट कौन है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है ये इसका कॉजिंग एजेंट है। करता क्या है, कैसे फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से, और मदर से फीटस में भी जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, तो बच्चे में भी हो सकता है। साइन सिम्टम क्या है, जेनिटेलिया पे अल्सर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, ब्रेन डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कतें सिफिलिस में देखने को मिलती है, यहाँ तक की, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबॉडीज हैं जो दी जाती है, ठीक है। सिफिलिस क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है। आगे देखो, जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस का पॉजिटिव एजेंट कौन है बताओ, सिंप्लेक्स वायरस। हर्पिस ही नाम है इसका, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, ठीक है। ये डिजीज कैसी है, नॉट क्योरेबल है, ध्यान रखना, ये डिजीज कैसी है, नॉट क्योरेबल है, और ये एक वायरस के द्वारा फैलती है। अभी हमने सिफिलिस और गोनोरिया देखा जो कि किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा, नाइजीरिया गोनोरिया और ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है। तो इन्फेक्शन की बात करें तो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलता है। और साइन सिम्टम क्या है, पेनफुल अल्सर हो जाते हैं वेजाइना पे, वल्वा पे, पेनिस पे और एनस पे, चारों तरफ क्या होंगे, पेनफुल अल्सर्स हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल हर्पिस कहते हैं। जेनाइटल हर्पिस के लिए ट्रीटमेंट है एक्लोवीर। देखो वैसे तो मैंने यहाँ लिखा है नॉट क्योरेबल, क्योरेबल नहीं है, लेकिन ये कुछ एंटीबायोटिक्स है, कुछ हद तक आप एंटीबायोटिक्स लेकर के क्या कर सकते हो, बच सकते हो, बाकी नॉट क्योरेबल है। बात समझ में आई, तो थोड़ा बहुत आप इम्यून सिस्टम डेवलप कर सकते हो इन एंटीबॉडीज से। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जेनाइटल वॉर्ट्स। जेनाइटल वॉर्ट्स में क्या होता है, ये किसकी वजह से फैलता है, ये ह्यूमन पैपिलोमावायरस के द्वारा फैलता है। किससे फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। होता क्या है बच्चों, वेजाइना पे ट्यूबर्स बन जाते हैं, सर्वाइकल पे और वेजाइनल कैंसर हो जाते हैं, ट्यूमर्स गांठें बन जाएंगी, तो क्या होगा, फाइनली इट विल लीड्स टू कैंसर, ठीक है। वेजाइनल या सर्वाइकल कैंसर होने के पूरे चांसेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और ये कौन सा है, ये जेनाइटल वॉर्ट्स है। अगर साइन सिम्टम की ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी करना ट्यूमर्स की, और कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ये है क्लेमाइडियासिस, ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला डिजीज है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। नाम क्या है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। किसके द्वारा फैलता है, ये किसी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। होता क्या है, पेनफुल यूरिनेशन, यूरिनेशन करने के वक्त पे, टॉयलेट करने के वक्त पे दर्द होगा, और साथ ही म्यूकस और पस का डिस्चार्ज होगा यूरिन के साथ, ठीक है। तो ये कौन सी डिजीज है, क्लेमाइडियासिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्राइकोमोनाइसिस, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली डिजीज है, सिर्फ यही एक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली। हमने 4 बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी है, 3 वायरल डिजीज पढ़ी है, ये दोनों भी वायरल है, और ये भी बैक्टीरियल आ जाएगी, और वो भी बैक्टीरियल है। केवल एक है जो प्रोटोजोआ से होती है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस ट्राइकोमोनियासिस डिजीज को कॉज करता है, और ये क्या करता है, येलो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है इसकी वजह से। डिसऑर्डर, जो ऑर्डर होता है उसकी जो गंध होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी होगी, ठीक है, तो वो कैसा होगा, ट्राइकोमोनियासिस। नेक्स्ट आ जाता है शैंक्रोइड। बच्चों जो शैंक्रोइड है किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस ड्यूक्री। ये क्या है, पेनफुल सॉफ्ट अल्सर हो जाते हैं, फीवर एंड चिल में आकर, फीवर हो सकता है, डाउन हो सकता है टेम्परेचर, तो ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है एड्स। एड्स जो है बच्चों ये किसकी वजह से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यही कहते हैं इसको, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, HIV वायरस इसको फैलाता है। किसकी वजह से होता है एड्स? एड्स और जो हेपेटाइटिस है दोनों ही सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्टेड हो गया है उसकी वजह से हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल्स को काम में लेने से हो सकता है। इन सब से क्या हो सकता है? दोनों ही डिजीज इनसे फैल सकती है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो डिजीज है ये किसके द्वारा फैलती है? किसके द्वारा फैलती है? हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा। दोनों ही किससे फैलती है? सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है कि नहीं बताओ? सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेगी। अरे वापस देखो, वापस देखो, गोनोरिया बैक्टीरिया है, नाइजीरिया गोनोरिया। इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। आपको क्या ध्यान में रखना है? क्योरेबल कौन सा है, नॉट क्योरेबल कौन सा है, और ये डिजीज, ये ट्रीटमेंट सिम्टम, ये कुछ ज़्यादा ध्यान में नहीं रखने। ट्रीटमेंट सिम्टम ध्यान में नहीं रखना है, ये मैं जानबूझ के लिख के लाई हूँ आपके लिए कि आपको पता हो। बस आपको ज़्यादा क्या ध्यान में रखता है? कौन सा बैक्टीरिया से फैलता है, कौन सा वायरस से फैलता है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये ध्यान में रखना है। अगर मैं इसको यहाँ पे बोर्ड पे लिखाती खुद आपको, तो इतना ही लिखाती कि गोनोरिया इससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, नाइजीरिया गोनोरिया। सिफिलिस जो है वो इससे होता है, फिर आगे वाला इससे होता है, इससे होता है। कॉजिंग एजेंट बताती केवल मैं आपको, वो बैक्टीरिया, वायरस है या प्रोटोजोआ है ये बताती। ठीक है ना, इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है क्योरेबल है या नहीं है, तो क्योरेबल नॉट क्योरेबल बताना है। 3 है जो कि नॉट क्योरेबल है, बाकी सब क्योरेबल है, ये ध्यान रख लो। 3 है एड्स, हेपेटाइटिस और जेनाइटल हर्पिस। ये 3 कैसे हैं? नॉट क्योरेबल है, बाकी सब क्योरेबल है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही वायरस से हो रहे हैं और वायरस वाले नॉट क्योरेबल होते हैं जबकि बैक्टीरिया वाले क्योरेबल होते हैं। आ गई बात समझ में? तो इतना ज़्यादा याद नहीं करना है, बात समझ में आई? ये ध्यान रखना है, गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया से होता है जो कि एक बैक्टीरिया है और ये डिजीज क्योरेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिफिलिस है, फ्रेंच पॉक्स है, इसका पॉजिटिव एजेंट ट्रिपेनुमा पैलिडम होता है जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस एक वायरस से होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, और वायरस से अगर कोई डिजीज हो रही है तो वो नॉट क्योरेबल है, वायरस का कोई उपाय नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है, तो वायरस का कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा देखो जेनाइटल वॉट्स जो है ये भी वायरस से हो रहा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चलमाइडियासिस। चलमाइडियासिस एक बैक्टीरिया से होता है, चलमाइडिया ट्राइकोमेटिस के द्वारा। इसमें क्या होता है? पेनफुल यूरिनेशन होगा, म्यूकस होगा, ठीक होगा। ये सब अगर एक्स्ट्रा याद रह सकता है तो रखो, बाकी ये तो याद रखना ही रखना है। कौन सा? पॉजिटिव एजेंट, और बैक्टीरिया है कि वायरस है, क्या है ये तो ध्यान रखना ही रखना है। जैसे ट्राइकोमोनियासिस में ट्राइकोमोनास वेजिनलिस होता है जो कि प्रोटोजोआ है, ये ध्यान रखना है। आपको पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ से होती है, फिर 4 डिजीज के नाम होंगे, उनमें से एक नाम ट्राइकोमोनियासिस होगा। या निम्न में से कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से होती है, फिर 3 एग्जाम्पल वायरस वाली के होंगे और एक बैक्टीरिया का होगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, शैंक्रोइड अगर पूछा जाए तो हीमोफिलस ड्यूक्राई से होता है जो कि एक बैक्टीरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाते हैं एड्स और हेपेटाइटिस, दोनों ही वायरस से होते हैं। इसका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस याद होना चाहिए। और बी जो है हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है, इस डिजीज का नाम भी हेपेटाइटिस बी ही है। अब बात करते हैं कि ये दोनों फैलते कैसे हैं। तो ये दोनों कैसे फैलते हैं? अगर किसी का, ऐसे इंसान का ब्लड आपने चढ़ा लिया, किसी ब्लड आपको नीड थी, आपने किसी ऐसे इंसान का ब्लड चढ़वा लिया है, या गलती से किसी ने ऐसे इंसान का ब्लड चढ़ा दिया है जिसके एड्स था, तो वो आपकी बॉडी में भी फैल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकता है इन्फेक्टेड निडल, यानी कि ओवरऑल बात क्या है, जब आपका बॉडी फ्लूइड किसी दूसरी बॉडी फ्लूइड के टच में आएगा, दोनों के फ्लूइड अगर टच में आएंगे और उन फ्लूइड्स में क्या प्रेजेंट है, अगर कोई एक संक्रमित है और दूसरा नहीं है तो उसके टच में उसका फ्लूइड आएगा, और उस फ्लूइड के आने के कारण क्या होगा, दूसरा भी जो नॉर्मल था वो भी संक्रमित हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर नीडल कैसे काम में ले लिए, नीडल फ्लूइड टच में आया ना, ब्लड के टच में आया ना नीडल, और उसी नीडल से दूसरे के, तो वो दूसरे आदमी को भी इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। ड्यू बाय द यूज ऑफ यूज्ड नीडल, इन्फेक्टेड नीडल, ठीक है, ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल, फ्रॉम मदर टू फीटस, बच्चे से मदर से बच्चे में जा सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से तो फैलता ही फैलता है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट भी इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताओ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो ब्लड टेक्निक हो गई, इन्फेक्टेड नीडल हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है। बस यही सब रीज़न है। तो वो कहते हैं ना कि जैसे हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है ना, तो हाथ मिलाने से, पास में बैठने से, बातचीत करने से थोड़ी ना हमारा बॉडी का फ्लूइड थोड़ी ना मिक्स हो रहा है। तो या तो जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो जो सीमन है वो पूरा का पूरा फीमेल की बॉडी के टच में आ रहा है, तो फ्लूइड टच में आ रहा है, या फिर ब्लड वगैरह लेने से, इन सब से ये चीज़ें फैलती है। तो ये हुआ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट अपना आ जाता है क्या, इनफर्टिलिटी। बच्चों इनफर्टिलिटी क्या होती है, एक वर्ड आता है स्टेरिलिटी और एक वर्ड होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जिसमें बन नहीं रहा। वेरी गुड। इनफर्टिलिटी में क्या आएगा कि जैसे फैलोपियन ट्यूब सही है, यूट्रस भी सही है, सब कुछ सही है, तो उसका जांच की जाएगी उस फीमेल की, पता लगाया जाएगा कि इसमें सब कुछ सही है, और जहाँ गड़बड़ है उसको हम सही करके, मेडिकेटेड करके अगर उसको करें तो वो अब शी कैन कंसीव बेबी, वो कंसीव कर सकने लायक हो जाती है। एक होती है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या होगा कि किसी को कोई सिंड्रोम है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, जो स्टेरिलिटी कोज कर रहे हैं, तो उनकी वो आप कभी भी उनको आप क्योर नहीं कर सकते हो, कभी भी आप उनको क्योर नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक क्योर से मुझे याद आया कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही कैसे हैं बताओ, नॉट क्योरेबल। ध्यान रखना, ठीक है। तो उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होगी कि कपल्स अनेबल टू कंसीव, ये कह सकते हैं क्या, कपल्स अनेबल टू, यही होगी क्या, IVE होगा, अनेबल टू कंसीव। अगर कंसीव कर पाने में कपल कैसा है, या अनेबल टू कंसीव प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। इनफर्टिलिटी में क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी को करेक्ट करने के लिए करेक्ट किया जा सकता है इनफर्टिलिटी को, लेकिन स्टेरिलिटी को करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये फर्क है, बात समझ में आई। कि मान लो कि स्पर्म काउंट कम है, फीमेल एकदम ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस सब ठीक है, स्पर्म काउंट कम है, तो नेचुरली रूप से स्पर्म फ्यूज नहीं कर पाते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम कोई टेक्निक काम में ले लेंगे, वहां से लेकर के इंसेमिनेशन करवा देंगे, नीडल की हेल्प से सीधा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, तो हो जाएगा। तो हो गया ना उपाय, बात समझ में आई। जिनको क्योर किया जा सकता है, जिनको ट्रीट किया जा सकता है मेडिकली, लेकिन जिनको कभी नहीं किया जा सकता, जिनका कुछ नहीं हो सकता, वो स्टेरिलिटी को शो करते हैं, जो फिर सिंड्रोम से ग्रसित होंगे, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिनमें ऑर्गन्स ही डेवलप्ड नहीं है, तो वो होते हैं स्टेरिलिटी वाले। इनफर्टिलिटी समझ में आई। इनको ओवरकम किया जा सकता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओवरकम, इनको हम सही कर सकते हैं, ओवरकम किया जा सकता है बाय किसके द्वारा, ART के द्वारा। किसके द्वारा, ART के द्वारा। और ART का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ये ध्यान में रखना। क्या है फुल फॉर्म, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है, ART। तो ये सारी जितनी भी आप पढ़ रहे हो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ART है, ये सब ART है। ART में दो टाइप आते हैं, एक तो आता है IVF जिसका फुल फॉर्म क्या है,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो पात्र निषेचन, पात्र में किसी पेट्री डिश के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया जाए तो उसको बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई? इन विट्रो बाहर करवा रहे हैं, पात्र में करवा रहे हैं तो ex-situ भी तो बोल सकते हैं, ex-situ मतलब बाहर, ठीक है। या फिर ET क्या होता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर। ET क्या होता है बताओ? एम्ब्रियो ट्रांसफर, कि बाहर अपन ने करवा दिया और फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया। तो देखो ART हो गया, IVF, ex-situ, ET, ZIFT, IUT, ICSE, इन सबके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन सबके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। अब इधर देखो IVF में क्या होगा, अगर कोई नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, मान लो उसकी ओवम की साइज छोटी है, बाकी यूट्रस सही है, फैलोपियन ट्यूब सही है, आराम से वो बच्चे को इम्प्लांट करवा सकती है, आराम से वो प्रेगनेंसी कर सकती है, ठीक है। 9 महीने तक अच्छे से बच्चे को न्यूट्रिशन दे सकती है, नरिशमेंट कर सकती है। तो क्या करेगी वो फीमेल? ओवम उसका छोटा है साइज में, तो वो IVF के लिए जाएगी। IVF में क्या होगा, उस फीमेल का एग लिया जाएगा और उसके कपल से स्पर्म लिया जाएगा और इनको बाहर लेबोरेटरी के अंदर एक पात्र होगा, एक पात्र पेट्री डिश, इसके अंदर इनको छोड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ? जाइगोट बन जाएगा, है कि नहीं? जाइगोट बन गया। अब इस एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो को मदर तो इम्प्लांट करवा ही सकती है, बाकी तो सब कुछ ठीक ही था। तो इस एम्ब्रियो को फिर अपन क्या करेंगे, उस फीमेल में ट्रांसफर कर देंगे। 8 सेल स्टेज में करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। अगर 8 से ज़्यादा 16, 32, 64 सेल के स्टेज में इस एम्ब्रियो को करेंगे तो सीधा यूट्रस में डाल देंगे। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, एकदम नेचुरल डिलीवरी जैसे, और पेरेंट्स भी दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही फीमेल, ठीक है, मेल में अगर एजोस्पर्मिया है, डाउन संख्या कम है या उनकी मोटाइलिटी कम है ना, तो उस कंडीशन में भी वो IVF के लिए जाएंगे। फिर IVF तो हो गया, इस कंडीशन को तो बोल दिया IVF, यहाँ पे जाइगोट बनाना IVF हो गया। आगे क्या करें? तो ये है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे या तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये वो लिखा हुआ है। तो जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे तो 8 ब्लास्टोमियर वाली कंडीशन पे करेंगे। कहाँ पे? जाइगोट ट्रांसफर इनटू इंट्राफैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर करेंगे, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ अभी। एक आ जाता है IUT, इंट्रायूटेराइन, तो 8 से ज़्यादा 16, 32, 64, 124 इस सेल स्टेज में अपन यूटेराइन में डाल देंगे। एक आ जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, स्पर्म्स को डायरेक्ट क्या करेंगे, जो ओवम है उसके साइटोप्लाज्म में नीडल की हेल्प से छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक अपन ये भी करवा सकते हैं, ये भी किस में आएगा, IVF में आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये IVF से रिलेटेड चीजें हैं। एक आता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, किसी इंसान के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवाना, अंदर ही, लेकिन आप करवाओगे, इसे बोलेंगे इन सीटू। आप कैसे करवाओगे भाई? इंजेक्शन की हेल्प से, डॉक्टर करवाएंगे, ठीक है ना। नेचुरली तो इंसेमिनेशन होता है, कोइटस के दौरान नेचुरली इंसेमिनेशन होगा तो पेनिस के थ्रू होगा, लेकिन यहाँ पर इंजेक्शन से भर लिया और भर करके फीमेल में इंसेमिनेट कर दिया, उसको फीमेल में इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन लगाई है सीमन की, तो सीधा उस इंजेक्शन को फैलोपियन ट्यूब के अंदर या उसके आसपास छोड़ दिया जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर 2 टेक्निक आती है। एक तो आती है गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, कि ओवम तो है, स्पर्म लिया, इंजेक्शन किसी जो डोनर इंसान है उसका सीमन ले लेंगे, इंजेक्शन में भर लेंगे और फिर उसको फीमेल की सीधा यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। तो क्या होगा, कंफर्म वहाँ पे क्या हो जाएगी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन करवाया तो आपने है, लेकिन जीव के अंदर ही करवाया है, ठीक है। और एक आ जाता है क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होगा, जो डोनर है उससे हम लेंगे और फीमेल की वेजाइनल ट्रैक में उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे मान लो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है,
ठीक है, मेल में हो गया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, इरेक्शन अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो फिर वो इंसान क्या करेगा, अच्छे से चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे प्रेगनेंसी के। तो क्या करेंगे, सीमन तो बन ही रहा है, सीमन वहां से लेंगे और क्या कर देंगे, आर्टिफिशियली उनको इंजेक्ट करवा देंगे वेजाइना में। ठीक है, डॉक्टर की हेल्प से। तो जब उसको एंटर करवा देंगे तो फिर क्या होगा, आगे का प्रोसेस नॉर्मल होगा। तो फिर उसे क्या बोलेंगे, इन वीवो, फीमेल के अंदर हो रहा है। बात समझ में आई? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन सब की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। आईवीएफ क्या है कि जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनके एग और स्पर्म को अगर किसी पात्र में किसी वेसल के अंदर लेबोरेटरी में फ्यूज कराया जाए तो उसे आईवीएफ कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो उसे क्या कहेंगे, आईवीएफ कहेंगे। ठीक है, यहां देखो आईवीएफ, इन विट्रो if a couple not conceiving pregnancy, अगर कंसीव नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे, तो फिर क्या किया जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और तो क्या है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से कंसीव हो जाता है तब तो क्या होगा, हो ही जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये लोग। अगर नहीं हो पाया तो फिर दे विल गो फॉर आईवीएफ। तो फिर वो आईवीएफ के लिए जाएंगे। आईवीएफ में क्या होगा, गैमेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल are fertilized outside the body in vessels in laboratories। तो हम इसे क्या कहेंगे, आईवीएफ कहेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, जो मेल पेरेंट है और जो फीमेल पेरेंट है, ठीक है ना, मेल पेरेंट से हम क्या करेंगे बताओ, और फीमेल पेरेंट से क्या करेंगे बताओ। फीमेल पेरेंट से हम ओवम ले लेंगे, ओवम, और मेल पेरेंट से हम क्या करेंगे, स्पर्म आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम बाहर लाएंगे और पैट्री डिश के अंदर इसका फ्यूज़न करवा देंगे। ठीक है, तो इसके फ्यूज़न से फाइनली आप क्या देखोगे, इस डिश के अंदर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को आगे आप क्या करोगे, आगे आप रिप्रोडक्टिव असिस्टेड टेक्निक्स काम में लेंगे। कौन कौन सी टेक्निक्स काम में लेंगे, तो ये आईवीएफ वाला ये पार्ट आपको समझ में आया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इतनी घटना के बाद में हम क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म बताओ, जाइगोट फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफैलोपियन, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, सीधा फैलोपियन ट्यूब में किस स्टेज पर करेंगे, एट द आइला, एट द 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, है कि नहीं बताओ, ये बात समझ में आई। एक आ जाता है IUT, इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। फिर क्या करेंगे, अगर एम्ब्रियो कितना है बताओ, एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज और मोर, लाइक 32 64 सेल स्टेज, तो सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र इनटू द यूटेराइन कैविटी, है कि नहीं बताओ। सीधा वहीं पे ट्रांसफ़र कर देंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। फुल फॉर्म बताओ, इंट्रा
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से ही क्लियर है, कहां पर करेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके साइटोप्लाज्म में? ओवम में। तो क्यों करेंगे? मान लो जब स्पर्म काउंट कम है या फिर मोटाइलिटी कम है, मूव नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा, तो क्या करेंगे? ओवम लेंगे। ये मैंने प्लेट ली, इस प्लेट में मैंने ओवम लिया, ये ओवम है और ये ओवम है और ये ओवम का साइटोप्लाज्म है कि नहीं बताओ? ये ओवम का साइटोप्लाज्म है। मैं क्या करूंगी? इंजेक्शन की मदद से भाई मैंने मेल जो कपल है, जो पार्टनर है, मेल पार्टनर, वहां से उसका सीमन ले लेंगे, सीमन से स्पर्म ले लेंगे, स्पर्म को इंजेक्शन में फिल करके और उसको क्या करेंगे बताओ? इसके साइटोप्लाज्म में छोड़ देंगे। सेकेंडरी ओसाइट है ना, साइटोप्लाज्म में छोड़ देंगे, तुरंत क्या होगा? क्या हो जाएगा? तुरंत 100% चांस हो जाएंगे कि प्रेगनेंसी के। अब उसके बाद क्या करेंगे? जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वहीं करेंगे, या तो जिफ्ट कर देंगे या यूटी कर देंगे, है कि नहीं? या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे या फिर यूट्रस कैविटी में सीधा ट्रांसफर कर देंगे। आ गई बात समझ में? तो इसमें आप लिख लो क्या? व्हेन मेल पार्टनर इज, क्या लिखे? unable to fertilize the ovum, unable to fertilize the ovum, नहीं कर पा रहा बेचारा, ड्यू टू क्या हो सकता है? लो काउंट ऑफ स्पर्म का जो काउंट है वो कम है, या फिर क्या हो सकता है? लो मोटाइलिटी क्या है उसकी? कम है। तो क्या किया जाएगा? तो इसके बाद में हम क्या करते हैं? इस तरफ लिखती हूँ, लो काउंट ऑफ स्पर्म, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? सीमन फ्रॉम मेल पार्टनर इज आइसोलेटेड, ठीक है? इसके बाद में स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम साइटोप्लाज्म। और इसके बाद में क्या करेंगे? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, या तो जिफ्ट कर लेना या फिर आईयूटी कर लेना, यही करोगे ना इसके बाद में, ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट पहले आएगा, फिर ये और फिर ये, समझ जाओगे? वेरी गुड। नेक्स्ट है इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ। यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? आईवीएफ कौन सा? इन विवो फर्टिलाइजेशन तो हमने बाहर मतलब मेडिकली ही करवाया है, नेचुरली नहीं हुआ है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? जीव के अंदर ही हो रहा है, तो इन विवो होगा। इसको मैंने बोला था क्या? इन सीटू बोल सकते हैं, जबकि उसको हमने क्या बोला था? एक्स सीटू, क्योंकि बॉडी के बाहर हो रहा था, ठीक है? तो इसमें आप क्या लिख लोगे? इन विवो को हम लिख लो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी के अंदर ही क्या होगा? ये फर्टिलाइजेशन होगा। आगे देखो, आगे मैंने इसके आगे दो चीजें बताई थी आपको। क्या बताई थी? हाँ, क्या? ये देखो, आइला, ये रहा।
क्या बताया था, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, या तो गैमिट को डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की बात करनी है। किसकी बात करनी है, ये देखो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, गिफ्ट जिसका फुल फॉर्म क्या है, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और एक आपने क्या करवाया था, AI, जिसका आ जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये कब करवाएंगे और कैसे होगा, गैमिट्स को हम सीधा क्या कर देंगे, देखो दोनों ही कंडीशन हो सकती है। एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि फीमेल ओवुलेशन नहीं कर पा रही है, ठीक है, या फिर एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि मेल में भी क्या आ रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, गैमिट्स फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई डोनर ले लेते हैं। तो उस डोनर से, जैसे फीमेल का ओवम ठीक है तो कोई डोनर ले लिया, अरे विक्की डोनर याद करो, बताया था ना, लिक्विड नाइट्रोजन पर हम उनको स्पर्म्स को क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर स्पर्म सही नहीं है, फ्यूज नहीं कर पा रहा है, तो कोई डोनर होता है जिसका स्पर्म ले लिया जाता है और फिर ओवम मदर का होगा और उसको फ्यूज करवा दिया जाता है। तो लेकिन हाँ, लेकिन बच्चा जो है उसको जन्म कौन देगा, वो खुद लड़की जिसका वो ओवम है ना, तो वो खुद उसको जन्म दे रही है। तो वो ये चाहती है कि मैं बच्चा करूंगी और मैं खुद उसको नरिश करूं, मैं खुद उसको रखूं। अरे कोई फीमेल है, उस फीमेल के यूट्रस उट्रस सब ठीक है, मान लो ओवम में उसके गड़बड़ आ रही है, तो वो बच्चे को जन्म तो दे ही सकती है। तो क्या करेंगे, जैसे उसने किसी डोनर को चूज किया, मान लो कि सिस्टर है उसकी, वो उसकी अपनी सिस्टर का ओवम ले सकती है ना, तो डोनर फीमेल हुई ना, तो उसका वो ओवम ले लेगी, स्पर्म जो है वो उसके कपल का ही होगा और उस गैमिट को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में। तो बाकी तो सब कुछ ठीक ही था, तो क्या होगा, आराम से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, उसके अंदर ही डेवलपमेंट चलेगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो सारा काम जीव के अंदर ही होगा, इनसाइड द बॉडी होगा और उस मदर से फाइनली बच्चा जन्म होगा। ठीक है ना, विक्की डोनर याद है कि नहीं है, बताओ, विक्की डोनर। तो यहाँ पर आप लिख लो, डन व्हेन फीमेल इज अनेबल टू ओवुलेट। या तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, किस किस कंडीशन में ये हो सकता है, ये बातें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, अनेबल टू ओवुलेट या नॉट मेकिंग ओवम, ओवम नहीं बना पा रही है किसी वजह से। या फिर आप लिख सकते हो क्या बाकी का सब कुछ उसमें सही है, बट हैव प्रॉपर फैलोपियन ट्यूब, प्रॉपर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जो है वो प्रॉपर है एंड यूट्रस भी क्या है, प्रॉपर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो क्या करेगी, शी कैन प्रोवाइड करेक्ट कंडीशन, उसको करेक्ट कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी इम्प्लांटेशन के लिए, और वो क्या करेगी, एक डोनर से ओवम ले लेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ओवम फ्रॉम ए डोनर। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड suitable conditions for pregnancy या implantation और pregnancy। बच्चों मुझे एक बात बताओ, फैलोपियन ट्यूब सही है, यूट्रस सही है, सब कुछ सही है, ओवम में गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ क्या आ रही है कि मान लो कि जैसे ओवम की साइज मैंने बताई थी, ह्यूमन एग की साइज 0.1 माइक्रो एम बताई थी, मान लो उससे कम है, 0.01 माइक्रो एम का है, तो क्या वो नेचुरली फर्टिलाइज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसके तो सारे ही ओवम ऐसे ही हैं,
है कि नहीं, उसके तो ऐसे ही है सारे ही। तो उसको फिर कोई डोनर चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा। अब वो किसी डोनर से क्या करेगी, कलेक्ट कर लेगी। किसी डोनर से अगर उसको ले लिया है ओवम को, और उस ओवम को आपकी फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाए, तो अब अगर मैटिंग होगी, नेचुरली हो रही है, चांस पूरे पूरे होंगे, हम उसको क्या कर देंगे, ओवम हमने दे दिया, तो अब जो आगे का डेवलपमेंट होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, सब क्या होगा, नॉर्मल होगा, इवन पार्चुरेशन होगा, लैक्टेशन होगा, सब कुछ होगा। बात समझ में आई। तो वो कपल जो बेचारा बिल्कुल बन ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, इस चीज़ को काम मिलेगा। और वो जो ये सुख है, इस सुख को, मतलब सुख है या दुख है, दुख भी है, 9 महीने दर्द पीड़ा, मतलब वो उसको सहन करेगी फीमेल। तो मतलब ऐसे सेटिस्फाइड कि ये मेरा ही बच्चा है, ठीक है ना, मैंने इसको 9 महीने अपने खून से सींचा है, इसको पाला है, ठीक है ना, अब समझ गए ना। तो वो वाली बात है। तो ये दर्द और ये पीड़ा और ये खुशी का एहसास, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन वो फीमेल फील कर पाएगी। अब समझ गए। तो ये होगा क्या, ये होगा गिफ्ट वाला, ठीक है। कहाँ पर इंजेक्ट करेंगे इसको, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, एम्प्यूला वाले रीजन में, पता है ना आपको, ठीक है। एक आ जाएगा कौन सा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो AI का जमाना है बच्चों, इसमें तो क्या ही कर सकता है कोई। तो इसमें क्या होगा, ये मेंस में व्हेन मेल ये मान लो सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये मान लो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो इस समय क्या होगा, बताओ क्या होगा, स्पर्म्स ले लिए जाएंगे और इंजेक्टर के माध्यम से फीमेल की वेजाइनल ट्रैक में डॉक्टर के द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल एंड injected into the vaginal tract. By with the help of injector. ठीक है, तो वो होगा AI। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, अरे जो IVF से बनता है ना, उसी को तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है ना। जो IVF से बनता है उसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करेंगे, मेल पेरेंट ले लेंगे, एक फीमेल पेरेंट ले लेंगे। मेल पेरेंट से आप क्या कर लोगे बताओ, स्पर्म को आइसोलेट कर लेंगे, यहाँ से ओवम को आइसोलेट कर लेंगे और पेट्री डिश में क्या करवा देंगे, फ्यूज़न करवा देंगे। ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और क्या हो जाएगा बताओ, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बताओ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, आउटसाइड ऑफ द बॉडी हुआ ना, इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आउटसाइड ऑफ द जो बॉडी है वो क्या होगा, गैमिट्स का फ्यूजन होगा। 32 सेल स्टेज में जब ये आता है तो अपन इसको क्या करते हैं, कहाँ डालेंगे, 32 सेल स्टेज में, यूट्रस में, ठीक है। तो सीधा इसको यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो इससे जो बेबी बनेगा उस बेबी को अपन क्या बोलते हैं, फर्दर डेवलपमेंट कहाँ होगा, मदर की बॉडी में होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एम्ब्रियो बनेगा यहाँ से, एम्ब्रियो, और एट 32 सेल स्टेज इम्प्लांटेड इनटू
इंजेक्टेड इनटू यूट्राइन कैविटी विदिन 24 आवर. फर्दर डेवलपमेंट फीमेल बॉडी. इनसाइड द बॉडी. जबकि ये फर्टिलाइजेशन जो था ये कहाँ होगा? आउटसाइड द बॉडी. और इसी को अपन टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं. एक बात इसके बारे में मैंने ऐड की थी, ये रही, ठीक है ना. टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लैंड में 25 जुलाई 1978 में लुइस जॉय ब्राउन इसका नाम था, ठीक है ना. एक्स्ट्रा चीज़ें, इंडिया में दुर्गा या हर्षा उसका नाम था और 31 अक्टूबर 1978 को टेस्ट ट्यूब बेबी बना था पहला, ठीक है. और एक ये वर्ड है सूजी, इसका नाम है ना. और ये जोनल इंसेमिनेशन के लिए काम में लिया जाता है. सब जोनल इंसेमिनेशन, ये सही नहीं लिखा है, जोनल है ये, जोनल. सब जोनल इंसेमिनेशन के लिए काम में लिया जाता है. वैसे कोई पूछेगा नहीं, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लैंड में था, सेकंड इंडिया में था दोनों 1978 में ही. वो 25 जुलाई है और ये 31 अक्टूबर है. ये नाम जरूर दुर्गा और हर्षा, दोनों में से बेबी है. हाँ, तो ये नाम जरूर आप ध्यान में रखना. अब क्वेश्चंस की बारी आ गई है बच्चों, तो अब कुछ क्वेश्चन कर लो फटाफट. एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? मैंने बताया था कि जोना पेल्यूसिडा पाया जाता है और वो जोना पेल्यूसिडा एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर कर लेता है. वो क्या करता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बचा के रखता है. तो जब बाद में जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तब फिर वो वहाँ से हटता है और ट्रोफो एक्टोडर्म जो फिर जाके वो स्टिक होता है एंडोमेट्रियम पे. तो क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है यूट्रस के अलावा अगर और कहीं इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है. तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस, पहला ही ऑप्शन सही है. पहला ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है. नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या आएगा बताओ. MTP कंसिडर्ड सेफ हाउ टू मैनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. 12 वीक तक सेफ है, लेकिन 12 से फिर ज्यादा होता है 24 तक, है ना. तो फिर हमने उसको क्या बोला था कि 2 रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से, प्रैक्टिशनर से आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना. लेकिन सेफ कितना है? देखो 12 के बाद भी करते तो हैं 24 तक, लेकिन सेफ कितना है? 12 तक ही सेफ है, ये ध्यान रखना, 12 वीक तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. बताओ, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कुछ दिए हुए हैं और लास्ट में आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, ये पूछा है. तो ये चारों ऑप्शंस आपको पढ़ने. MTP फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली सेफ होता है. क्या ये बात सही है? 12 वीक तक सेफ है ना, और 12 वीक क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आता है. तो ये लाइन तो सही है, करेक्ट बताना है. नेक्स्ट देखो, जनरली चांस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 years. 2 years नहीं, 6 months बताया था मैंने आपको. तो ये यहाँ पर रोंग हो जाता है. इंट्रायूटेराइन डिवाइस लाइक कॉपर टीआर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, हो सकता है, इफेक्टिव हो सकती है, होती भी है. नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन. नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया ना, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था. तो ये रॉन्ग हो गया. तो 1 और 3rd राइट आंसर होंगे, तो ये होगा. ये मैंने क्या बताया था? कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स विदिन 72 आवर्स लेने की होती है. एक वो मैंने डेली बताई थी, माला डी माला एन, और एक मैंने आपको बताया था वीकली जो सहेली वाली होती है, ठीक है ना. और एक वो जिसका वो वीक चलता है, जो 21 दिन का कोर्स होता है, और फिर उसके बाद में 7 दिन का वो अलग, ठीक है ना. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ. नेक्स्ट देखो, कंप्लीटली क्योरेबल कौन सा है? सिफिलिस एंड ट्राइकोमोनासिस. हाँ, यही है, बाकी सारी तो नहीं है. देखो हेपेटाइटिस, और ये तो बिल्कुल भी क्योरेबल नहीं है. फिर हर्पिस आ गया यहाँ पे, तो ये भी नहीं है. फिर HIV और ये भी नहीं है. तो यहाँ पे क्योरेबल कौन है? सिफिलिस और ट्राइकोमोनियासिस है. ये बैक्टीरिया है और ये प्रोटोजोआ है, ठीक है. डी ऑप्शन राइट होगा. कैसे आया, समझ में आया?
कैसे आया, कॉम्बिनेशन देख लो। अरे इसके साथ में जेनाइटल वॉर्ड्स के साथ में हर्पिस आ रहा है, HIV बिल्कुल नहीं है। अब ये ट्राइकोमोनियासिस भले ही हो सकता है, प्रोटोजोआ है, क्योंकि यहाँ भी ये सही है, लेकिन फिर HIV के साथ आ रहा है ना, तो HIV तो नॉट क्योरेबल है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ऐसा Which one of the following common sexual transmitted disease completely curable when detected early and treated properly? पहले पता लग जाए और फिर प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो वो कौन सी डिजीज है, वो है गोनोरिया। ध्यान रखना कौन सी है। वैसे भी हर्पिस, हेपेटाइटिस और HIV तीनों ही किसके, वायरस मीडिएटेड है, तो वैसे भी आप कॉमन सेंस से भी अगर इसको सही करते तो ये आपका सही हो सकता था, है ना। लेकिन क्या आएगा इसमें, गोनोरिया आएगा। ध्यान रखना, गोनोरिया कंप्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। कितने बच्चों, 6 और 10। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, ये आपको मिल जाएंगे PPT में। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक अवर एफर्ट एंड अवर कंटेंट, बी ए पार्ट ऑफ अवर ब्यूटीफुल फैमिली। थैंक यू so much for watching and all the very best.